बेसिक सारे टॉपिक्स करने वाले हैं इसमें। ए बी सी पार्टनर, राइट। अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें उस बिजनेस में इनका ओनरशिप क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्टनर्स ही डिसाइड करेंगे। म्यूचुअली इनको एग्री करना है कि एक रेशो होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ये वो एक दूसरे में डिस्कस करेंगे। अगर इनके पास रिटर्न एग्रीमेंट है तो बहुत बढ़िया। क्या बिना रिटर्न एग्रीमेंट के ये पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, अलाउड है, बिल्कुल। बट क्या होगा, आगे चल के लड़ाई झगड़ा होता है तो कौन सॉल्व करेगा? बट हमारा लॉ अलाउ करता है कि कर लो बिना एग्रीमेंट के। तो रिटन एग्रीमेंट मेरे हिसाब से तो जरूरी है, करना ही चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट में ही होगा। इसको क्या बोलते हैं? जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। बिल्कुल सही। पहला पॉइंट यही आएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पास तो इन्हें कैसे सेटल करेंगे? अपने प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन या किसी को सैलरी चाहिए, कोई भी टाइप का रेम्युनरेशन चाहिए, तो फिर क्या होगा? रिटन एग्रीमेंट। जब नहीं होता रिटन एग्रीमेंट तो हम किसके पास जाते हैं? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। एमसीक्यू में आ सकता है, शायद आया था, एग्जाम में आया था क्या? ठीक है, तो 1932 अपना पार्टनरशिप एक्ट है। ये अब जो बोलेगा वो इनको मानना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अगर एग्रीमेंट नहीं है आपके पास? इक्वली। बिल्कुल सही, इक्वली। पहला पॉइंट तो यही आएगा, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल हो जाएगा। दो पार्टनर है 50-50%, तीन पार्टनर है 33.33 करके, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1:1 हो जाएगा। पहला पॉइंट, राइट। सेकंड पॉइंट, क्या पार्टनर्स को कोई सैलरी, कमीशन या किसी भी टाइप का रेम्युनरेशन मिलेगा? बताओ। नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको सैलरी चाहिए थी तो रिटन एग्रीमेंट बना लेते या उसमें लिख देते, जो ज्यादा काम करेगा उसको उतनी सैलरी मिलती रहेगी, राइट। बट नहीं है एग्रीमेंट तो भाई एक्ट बोलता है कुछ नहीं मिलने वाला आपको, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर किसी पार्टनर को चाहिए तो उसको रिटन एग्रीमेंट बनाना चाहिए था। नहीं है तो एक्ट कैसे हेल्प करेगा उसको? एनुअली 6% होता है। गलत, आईओसी नहीं मिलेगा। मान लो दो पार्टनर है, एक ने 1 लाख लगाया, एक ने 10 लाख लगाया। तो जो 10 लाख लगाएगा वो तो मन में सोच रहा होगा कि यार मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये तो फायदे में 1 लाख लगा के पार्टनर बना हुआ है, राइट। तो अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए था अपने कैपिटल पे तो रिटन एग्रीमेंट बनाना था ना, उसमें लिख देते, जितना परसेंट लिखते मिल जाता। तो उसी टाइप से आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या पार्टनर जब ड्रॉ करेगा पैसा तो वो हमें बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं? नहीं करेगा। ना आईओसी है ना आईओडी, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को, हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, हम ही फर्म है, हमें लोन दे रहा है पार्टनर, तो हमें उसको इंटरेस्ट देना चाहिए क्या? अभी तक तो ये है कि आईओसी नहीं है, आईओडी नहीं है, इंटरेस्ट मिलेगा बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम। ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 महीने का है 6%, राइट। मार्केट में तो 12% चल रहा है, तो 6% क्यों? बिल्कुल सही, 12% चाहिए था या मार्केट रेट से चाहिए था तो एग्रीमेंट बना लेते ना, रिटन एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लड़ाई झगड़ा है उसको सॉल्व कर देते हैं हम रिटन एग्रीमेंट से। नहीं है तो होती है लड़ाई, तो फिर इसके पास जाना पड़ता है, ठीक है। ये भी हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा, किसी पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा? अगर सारे पार्टनर्स हाँ, सारे पार्टनर्स जब एग्री करेंगे तो एडमिशन भी हो जाएगा। तो ये बेसिक्स है हमारे, राइट। अब और आगे चलते हैं। स्टार्टिंग जो इलस्ट्रेशन है 1, 2 है ना, वो इसी से रिलेटेड है।
ये आप देख सकते हो इसमें। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो पता है हमें वो इजी चीजें बार बार नहीं करनी चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ, इलस्ट्रेशन 1 2 इसके लिए है, ये घर पे करना बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये। हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी चलते हैं, जो इजी है वो बार बार करके क्या करेंगे। चार्ज पे चलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या टू पार्टनर, ठीक है। अब चार्ज क्या होता है? क्वेश्चन किसी भी पॉइंट को चार्ज बोल सकता है। चार्ज मतलब आपको ये खर्चा देना ही पड़ेगा, राइट। चार्ज जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पे करना ही पड़ेगा, ये चार्ज आपको देना है, वरना इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे डिपार्टमेंट वाले, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन किसी भी खर्चे को चार्ज बोल देता है तो वो आपको देना ही है, चाहे लॉस में क्यों ना चलेगा। इसका मतलब ये हमेशा डिडक्ट कहां से होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसी में सारे खर्चे लिखे जाते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा। जो एंड में पैसा बचता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स का अकाउंट। यहाँ वो एक दूसरे से रिलेशन देखते हैं कि भाई किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, खर्चा कमाई सारे। पार्टनर्स का ये नहीं है पीएनएल अकाउंट, ये नॉर्मल खर्चों के लिए, नॉर्मल कमाई के लिए, ऑपरेशन से रिलेटेड, राइट। अच्छा, तो अब इसमें भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं पार्टनर से रिलेटेड ही है जो चार्ज हो जाए, वो हमें पता होना चाहिए। पार्टनर से रिलेटेड सारे पॉइंट तो वैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाते हैं, और दो ऐसे पॉइंट हैं जो पीएनएल में जाएंगे जिसको हम चार्ज मानेंगे। क्वेश्चन बोलेगा नहीं, आपको मानना ही है। अदरवाइज क्वेश्चन किसी भी एक्सपेंस को चार्ज बोलता है तो आपको आंख बंद करके पीएनएल में से चार्ज करना है, प्रॉफिट से ही माइनस करना है। हमें पूरा पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना है, प्रॉफिट से ही माइनस करना है। प्रॉफिट होता है उससे। हाँ, उसी से माइनस करते हैं जरा कंफ्यूजन लाइक। तो वैसे दो पॉइंट है, कौन से देख लेते हैं। पहला है रेंट टू अ पार्टनर। रेंट टू अ पार्टनर। पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को दी, हमें दी बिजनेस करने के लिए। तो अगर वो नहीं देता तो कहीं ना कहीं तो बिजनेस करते ना। रेंट तो आपका बाय डिफॉल्ट जाना ही था, तो इसको हम चार्ज ही मानते हैं, मतलब ये पीएनएल में ही डिडक्ट होगा। अब देखो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो अगर हम रट लेते हैं कि एप्रोप्रिएशन में सारे पार्टनर्स का पॉइंट आना चाहिए तो हम यहाँ डाल देते हैं उसको, ये गलत हो जाता है। जैसे टू आईओसी करते हैं, टू सैलरी करते हैं, वैसे टू रेंटिंग कर दोगे तो गलती हो जाएगी, वो नहीं करना है। तो ये पीएनएल से डिडक्ट होगा, सीधा हम प्रॉफिट से माइनस करेंगे। दूसरा पार्टनर से रिलेटेड कौन सा पॉइंट होता है? इंटरेस्ट, जो हम बात कर रहे थे हम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। लोन पे इंटरेस्ट, जब बिजनेस को रिक्वायरमेंट थी, पार्टनर ने लोन दिया, नहीं देता तो किसी बैंक से लेते, बाय डिफॉल्ट आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता, इसलिए हम पार्टनर को भी इंटरेस्ट देते हैं। या तो एग्रीमेंट में लिखा हो कितना परसेंट उतना ही दे देंगे, एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पता है अब 6% होता है पर एनम, ठीक है। तो देखो ये भी पार्टनर से रिलेटेड है। ए बी सी पार्टनर है, ए ने लोन दिया, पार्टनर से रिलेटेड है, ये भी पीएनएल से चार्ज होगा, ये भी चार्ज है। जो पार्टनर से रिलेटेड ही नहीं है वो तो चार्ज ही होने वाला है, जैसे मैनेजर्स कमीशन। ये चार्ज वाले पॉइंट पे मैनेजर्स कमीशन को लिख देते हैं, तो वो तो वैसे भी पार्टनर नहीं है। मैनेजर की सैलरी, कमीशन, ये सब तो पीएनएल से डिडक्ट होता है, ये तो एम्प्लॉई है, पार्टनर थोड़ा है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स का अकाउंट है, पार्टनर से रिलेटेड सारे पॉइंट इसमें आएंगे। सिर्फ दो ही पार्टनर से रिलेटेड ऐसे पॉइंट हैं जो पीएनएल में जाते हैं, ये दो, ठीक है। ओके, ये हमारे चार्ज वाले पॉइंट हो गए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका प्रॉफिट से। सर बट क्वेश्चन में अगर मैनेजर्स कमीशन गिवन होगा, हाँ राइट, डिडक्ट होगा, हाँ वो तो होगा ही होगा, वो पार्टनर वैसे भी नहीं है, उसको चार्ज ही मानना है। तो चार्ज के यही 3 पॉइंट हैं हमारे जो क्वेश्चन में बन जाते हैं, ये वैसे भी चार्ज ही होना था। ओके, अब एक मैनेजर कमीशन का पॉइंट लिखना है, बिफोर आफ्टर वाला पॉइंट इसमें आ जाता है। क्वेश्चंस के लिए तो टाइम दे देंगे। देखो आपको क्या करना है, सिंपल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
पहले बनता है P&L अकाउंट, फिर बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। तो आप P&L बना चुके हो, राइट? इसमें आपका नेट प्रॉफिट अगर आया है तो क्रॉस ट्रांसफर क्रेडिट होना था, इनकम नहीं जाना था, तो आप यही करते हो बाय P&L, यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, ठीक है? अब ये एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स का अकाउंट है, पार्टनर को आईओसी देना है तो हम दे रहे हैं, खर्चे डेबिट ही होते हैं टू आईओसी, ए बी, सैलरी दे रहे हैं हम बी को, तो बी को सैलरी दे दिया, एक और खर्चा, इससे कमाई हो रही है, इनकम हमें मिल रही है, इनकम तो क्रेडिट होगी, पार्टनर से भी कमा रही है, तो बिजनेस से कमाया हमने नेट प्रॉफिट, पार्टनर से कमाया आईओडी, इन्होंने ड्राइंग्स करे थे इसमें। अब इसमें चार्ज के पॉइंट कहाँ फिट होंगे वो देखना है, राइट? क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट था बिफोर रेंट टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट और पार्टनर, मान लेते हैं रेंट है 20,000 और इंटरेस्ट है 10,000। देखो ध्यान दो, बिफोर का मतलब ही ये है कि अभी इस 1 लाख में आपने ये दोनों चार्ज नहीं करे हैं, 20,000 10,000 टोटल 30,000, तो ये कहाँ चार्ज होना चाहिए? ये एप्रोप्रिएशन में या P&L में? P&L में, राइट? तो अभी चार्ज नहीं हुआ, और अगर आप चार्ज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? टू रेंट टू अ पार्टनर और इंटरेस्ट 20,000 और 10,000, तो इससे प्रॉफिट में क्या होने वाला है? 1 लाख में से अब प्रॉफिट कितना हो गया? 70, 30 का खर्चा बढ़ गया, तो देखो ये 70 होना था, यही एडजस्टमेंट है। तो आप क्या करोगे, जो ये 1 लाख गिवन होगा वो यही तो है, इस 1 लाख में आप चार्ज को यहीं से माइनस करके दिखा देना, ठीक है? 20 अपना रेंट हो गया और इंटरेस्ट एंड चार्ज 10 हो गया, तो आपको एक P&L बनाने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली खर्चा चार्ज ही तो हो रहा है, प्रॉफिट से माइनस ही तो हो रहा है, आप यहाँ माइनस करके दिखा देना। 1 लाख में आपके टोटल 30,000 चार्ज है, देखो आराम से 70 ही है, तो 70 को ही क्रॉस ट्रांसफर होना था, 70 यहाँ पे आप करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ जो माइनस कर रहे हो ये समझ लो ये P&L से ही माइनस कर रहे हो। 3 ही चीजें हो सकती है जो हमारे पॉइंट्स हैं, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और कमीशन। मैनेजर कमीशन तो वैसे भी मैनेजर पार्टनर है ही नहीं, वो तो एक एम्प्लॉय है, वो यही चार्ज हो रहा था P&L में, अब यहीं पे माइनस करके दिखा दें, ठीक है? अब इसके बाहर देखो बाकी सारी चीजें पार्टनर से रिलेटेड ही है, आईओसी ए बी का है, सैलरी भी बी की है, आईओडी ए और बी का है, सब पार्टनर से रिलेटेड चीजें यहाँ पे है, सिर्फ 2 ही को छोड़ के, ये रेंट और इंटरेस्ट, सही है? ये चार्ज ही हमारे पॉइंट हो गए, अब नॉर्मल अपना प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक? ओके, और आगे चलते हैं, मेन पॉइंट्स पे ही चलते हैं इसके। आईओडी कैसे कैलकुलेट होता है, आईओसी कैसे कैलकुलेट होता है, राइट? आईओडी से कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, नींद आ रही है इसे थोड़ा लगाना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आईओडी करना है, नोट करना है, हो गया? यस सर, ठीक है ना? आईओडी का ट्रिक्स मैं बताता हूँ, बहुत इजीली कैसे आंसर आ जाता है, क्योंकि आईओडी में भी गलतियां करी थी, हाँ उसको इजीली किस तरीके से करते हैं वो बता, कंफ्यूजन होती है बोर्ड एग्जाम जब आप दोगे, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि हाथ कहाँ पे आपसे होता है, राइट? रेगुलर प्रैक्टिस चलेगी ना, तो आपको उस समय कुछ ऐसे ट्रिक्स चाहिए जो आपके 5 सेकंड में दोबारा रिकॉल करके आंसर आ जाए, उसको कैसे करते हैं देखते हैं। पहली गलती जो मैंने क्लास में बताया था कि पहली गलती तो यही होती है, और वही गलती आप सब ने करी थी मैक्सिमम बच्चों ने। ए बी पार्टनर्स है, ए ने ड्राइंग करी है 1000 रुपए पर मंथ, यही करना था ना 12,000, क्यों नहीं करा एग्जाम में? मैक्सिमम बच्चों ने गलत कर दिया, मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया, जिसका ठीक हुआ बहुत कम बच्चों का ठीक हुआ था, और पूरा कॉन्सेप्ट सही था, सिर्फ ये कैलकुलेशन में गलती कर दी। अब पूरे साल तो इसका 12,000 हो जाएगा ना, पहली गलती यही होती है। टोटल ड्राइंग निकालो पहले तो, टोटल ड्राइंग पर मंथ, हर महीने 1000 निकाल रहा है, तो पूरे साल में कितना हो गया? 12,000, ठीक है? ये मेन पॉइंट है जहाँ पे ये गलत हुआ तो गया, फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि पहली गलती हो गई। अब पॉइंट आया कि ड्रॉ कर रहा है
तो कब ड्रॉ कर रहा है, या तो वो डेट बता दे और उस डेट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो नॉर्मल हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल मेथड जो लगाते हैं। ये जो मेथड सीख रहे हैं अभी हम, ये एग्जाम में आएगा, बेसिक वाला तो आएगा नहीं, नॉर्मल 8th की मैथ्स तो चल नहीं रही है यहाँ पे। तो ये कहाँ लगेगा ये वाला मेथड, जहाँ यूनिफॉर्मिटी है ड्राइंग्स, लगातार वो क्या करता है, महीने के स्टार्टिंग में 1 तारीख को, हर महीने के फर्स्ट को वो ड्रॉ करता है पैसा, बिगनिंग वाला, राइट। 1 तारीख आती है 1000 रुपये निकाल लेता है, अगले महीने की 1 तारीख आती है 1000। तो यूनिफॉर्मिटी दिखेगी आपको कुछ समय तक, कुछ महीनों तक दिखेगी। हम मान लेते हैं पूरे साल तो 12000 की इसकी ड्राइंग हो गई, राइट। तो जब बिगनिंग होता है तो आप कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, आईओडी कैसे कैलकुलेट करोगे, वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो आईओडी का आपका देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो टोटल ड्राइंग 12000 इंटू 10% आईओडी मान लेते हैं, 100 मंथ पता चल जाए तो यहाँ पर लिख देंगे अपॉन 12, तो फिर करना ही पड़ेगा। तो वो मंथ की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। 6.5 अभी कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट हुआ, आ ही जाएगा बिगनिंग। अब इसको कैसे करते हैं कैलकुलेट, बिगनिंग वाला कैसे है एक बार देख लो, उसके बाद आराम से हो जाएगा। क्योंकि लर्न करना है अच्छी बात है, बट भूल गए एग्जाम में ना, उस पर सारी गड़बड़ है। 5 सेकंड में रिकॉल कैसे कर सकते हो आपको मैं बताता हूँ। आप सिंपल एक टाइम ग्राफ बना लो, ये पूरे साल का है, ठीक है, मंथ की बात चल रही है, तो फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ आपको देखना है जब मंथली हो। क्यों, क्योंकि हम ड्राइंग्स पे फोकस कर रहे हैं, तो पहले मंथ में ड्राइंग देखनी है और लास्ट ड्राइंग आपने देखनी है। तो ये हो गया अपना अप्रैल, अगर फाइनेंशियल ईयर है, तो ये हो गया हमारा मार्च, ये हो गया 31 मार्च, है ना, फर्स्ट अप्रैल। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग पे फोकस करना बस, राइट। तो आपको इसमें डेट बताओ कब ड्रॉ करा होगा, आज अप्रैल स्टार्ट हुआ है, डेट बताओ पहली ड्राइंग से, तो 1 अप्रैल, यहाँ पे बिल्कुल सही, 1 अप्रैल पे पहली ड्राइंग हो गई। तो हम मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग जब करी थी तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं, 12, तो आपको 12 लिखना है, प्लस लास्ट ड्राइंग जब करी तो ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में कितने महीने बचे, 1 और 0 देखो आंसर आ रहे हैं अलग अलग। बहुत बेसिक लॉजिकल लिटरली वे करना है जो होता है। आप अभी कहाँ खड़े हो, ड्राइंग कब करी आपने, 1 मार्च, हर महीने की स्टार्टिंग में कर रहे हो ना, तो पूरा मार्च बचा है, 1 मार्च पे हो, 31 मार्च पे खत्म होता है, देखो यही खत्म, 6.5, हाँ वो तो हो जाएगा। अभी 1 महीना बचे है तो आप 1 लिख दो, इनका एवरेज निकाल दो डिवाइडेड बाय 2, राइट। बस ये करना होता है सारे मेथड्स में। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि हर बार हम देखेंगे कि साल खत्म होने में 31 मार्च आने में कितने महीने बच रहे हैं, चाहे क्वार्टर लियो चाहे सेमी एनुअल लियो। सेमी एनुअल में फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, पर अगर मेरी स्टेटमेंट को आप पकड़ कर रहोगे वहां भी सही हो जाएगा, राइट। तो आपका तुमने मुझे उतार दिया 6.5 यहाँ पे आप लिखो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर समझ आ गया तो एक 2 पॉइंट जब देखोगे, ये रहा हमारा टाइम का। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ड्रॉ करते हो मंथली, राइट, 1000, तो 12000 टोटल ड्राइंग हो गई, और आप ड्रॉ कर रहे हो अब हर महीने के मिड में, फर्स्ट और लास्ट, 6 आप क्या करो, ये पर लगा के देखो, प्लस में कहीं, हाँ करो, करके देखो, मिडिल में कर लिया, सही है। जिसको नहीं आता है एक बार ट्राई करके देखो कि आंसर आ रहा है क्या, करो ट्राई करो। क्वार्टर में +3 होता है, सब होता है, तो रुक तो जा, फिर एक बार करके देखो, मैं फिर से इसको यहाँ बनाता हूँ, बिगनिंग वाला हटा, मिडिल वाला होता है उसका 12 हाँ 6 है। ये फर्स्ट ड्राइंग आपने यहाँ पे ड्राइंग कर लिया, ये है अपना 15 अप्रैल, राइट, और लास्ट ड्राइंग आपने यहाँ करी होगी 15 मार्च। फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग पे आपको फोकस करना है। आईओडी टोटल ड्राइंग 10% इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। अब ये मंथ ही तो कैलकुलेट करना है। आप क्या करोगे, फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग पे फोकस करोगे, एवरेज जल्द करना है। पहली ड्राइंग करी थी तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे?
11:30 हाँ बिल्कुल सही आंसर है। आधा तो ये बचा है 15 तारीख है ना, और 11 महीने पूरे बचे हैं ये। 11:30 बिल्कुल सही आंसर। 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग करी थी तो कितने? 0.5 आधा 0.5 0.5 इसका एवरेज कर दो 6। बस आप यहाँ पे 6 पुट करो, आंसर आ गया। आई बात समझ में? क्वार्टरली देखें अब तो कर लोगे। क्वार्टर का है, बताओ साल में कितने क्वार्टर है? 4 कितने महीने के? 3 4 क्वार्टर 3 महीने के। 4 क्वार्टर 3 महीने के, आंसर बिल्कुल सही है। अब जो मैंने आपको बताया लिटरली आप वही करोगे। बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि वेट कितने होते हैं। तो पहली ड्राइंग कब करी और लास्ट ड्राइंग कब करी, उसी पे फोकस। पहली ड्राइंग करी होगी आपने कब? पहले तो एक तारीख में करी होगी, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। क्वार्टर 3 महीने का होता है, 1 2 3 खत्म। लास्ट ड्राइंग आपने जब करी होगी तो 3 महीने पहले करी होगी, 1 जनवरी में करी होगी, तो आप 3 महीने बना लो ना बस। ये 3 दिन के क्वार्टर बन गए, 2 हमारे, एक स्टार्टिंग का लास्ट। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्रॉ करते हो, मतलब 1 Jan 7.5। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेट करेंगे, सबको समझ आए। तो मंथ्स की कैलकुलेशन अब आपको समझ आ गया। मंथ्स लिखते हैं। शांतनु, पहली ड्राइंग जब करी तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं? देख तू कहाँ है यहाँ पे? 1 अप्रैल में साल खत्म होने में कितना है? 12 बिल्कुल सही। फर्स्ट डे आज तो बिल्कुल ठीक। फर्स्ट प्लस लास्ट ड्राइंग जब करी थी तो 3 बिल्कुल सही। फर्स्ट डे में करो इसको डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 7.5 पुट करना आ गया। इजी। अब आप ड्रॉ कर रहे हो मिड में, यहाँ एक यहाँ है और एक हर क्वार्टर के मिड में ड्रॉ करते हो। हाँ करो, ये बोलो मत, आंसर निकालो, लिख के करो। लिख के करोगे तो क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। मंथ्स की कैलकुलेशन है। फर्स्ट यहाँ पे ड्राइंग करी, अब साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं? 10। ठीक है, सही है। प्लस 1.5 इसका एवरेज कर दो, कितना होता है ये? 6। तो इतने आसानी से आपका आईडी कैलकुलेट हो जाएगा। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ, ये तो आप जैसे प्रैक्टिस में आ जाओगे 5 सेकंड में आंसर आएगा अगर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आपके स्टार्टिंग के भी हैं पॉइंट्स, मिड के भी, एंड के भी, क्वार्टरली भी हैं, सेमी एनुअली भी है। लर्न करोगे तो अच्छी बात, पर भूल गए तो दिक्कत हो सकती है ना। ये वाला पॉइंट आपका वहाँ काम आ जाएगा। ठीक, सेमी एनुअली में देखते हैं, जहाँ मैंने देखी है कि अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। सेमी एनुअली 6 महीने ड्राइंग करी कंटिन्यूअसली, यूनिफॉर्मिटी 6 महीने दिखी है, पर उसके बाद ड्राइंग नहीं करी, तो तब टोटल ड्राइंग कितनी होगी, क्या होगा वो देखिए। हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग करते हो, स्टार्टिंग बता दिया मैंने, और 6 महीने तक ही ड्रॉ करो आधे साल। उसके बाद बाकी आधे साल हमने ड्राइंग नहीं करी, रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट एक यूनिफॉर्मिटी दिख गई, ये वाला अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। तो फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग पे हमें फोकस करना है। तो ये वाले 6 महीने तो ड्राइंग करी ही नहीं है, ये 6 महीने आपने ड्रॉ करा है, 6 मंथ्स, राइट। तो वही फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग पे ही फोकस करना है। ठीक है, देखते देखो मंथली है तो ये एक मंथ बना लो, यहाँ एक मंथ बना लो, और हर महीने के स्टार्टिंग पे ड्रॉ कर रहे हो, मतलब 1 अप्रैल। यहाँ कौन सा होगा हमारा? ये हो जाएगा 1 सितंबर, है ना? हाँ, क्योंकि वहाँ पे 6 महीने हो जाएंगे, 1 सितंबर। तो आईडी कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल ड्राइंग कितनी है? 1000 महीना, तो टोटल ड्राइंग 6 महीने की 6 महीने की 6000 6 महीने तो करी। देखो पहली वाली गलती ही रिपीट होती है बार बार। सर अगर एंड तक अकाउंट में तो इससे पहले वाले एंड तक ही तो था हमारा। नहीं, मतलब कि ये अभी तो हम लोग इसी साल सितंबर में हमारा अकाउंट एंड हो जाएगा, बट उसके बाद अकाउंट खोलेंगे 31 तक, तो आखिर में जो जितना आएगा उसका +6 करके मंथ्स में डाल देंगे। मतलब यहाँ पे ड्राइंग करी, ऐसा बोल रहा ये वाला क्वेश्चन अभी मैं बताता हूँ पहले वाले करके। 6 महीने का क्वेश्चन में गिवन होगा
कि आपने 6 मंथ स्टार्टिंग 6 मंथ ड्राइंग करी है, फिर ड्राइंग नहीं की, खुद बताएगा। अच्छा तो 6 महीने हमारा टोटल ड्राइंग महीने है की ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी जो जिसमें गलती होती है वो करवाता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। 10/100 आईओडी मंथ अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे भी मंथ कैसे कैलकुलेट होंगे, वही सारा वही है जो अभी सिखाया, कुछ अलग नहीं है। पहली ड्राइंग करी थी तो साल खत्म होने में कितने महीने बाद, हमेशा आपको फाइनेंशियल ईयर एंड करना होगा क्योंकि हम यहाँ हैं, यहाँ कैलकुलेशन चल रही है, राइट। तो 12 प्लस अब बताओ 7, बिल्कुल ठीक। 1 सितंबर में हम आप गिन लो साल खत्म होने में कितने मंथ्स हैं, यही स्टेटमेंट को पकड़ के रखना है। 0.7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 10 9.5 सही है, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, मिड एंड अब आप कर सकते हो। अब ये करेगा कि स्टार्टिंग में आपने ड्रॉ नहीं किया, आपने सेकंड हाफ में ड्रॉ, तो क्या होगा वो देखिए, ठीक है तो वही सब कुछ। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है, मंथ 12 लें 6 लें उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप ये वाला ले लो। 1 अक्टूबर में पहली ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग कब होगी 1 मार्च, राइट। तो पहली ड्राइंग जब करी तो साल खत्म होने में कितने महीने 6 और लास्ट में करिए। तो सारे पॉइंट्स में हमारा मेन एक कॉमन रहा है कि ईयर एंड होने में कितने मंथ्स बचे हैं, वही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है बस। ठीक है, आईओटी का यही टॉपिक है। एक पॉइंट छोटा सा आ जाता है इसमें, बहुत छोटी सी बात है बट इम्पैक्ट उसका बड़ा है। वो बोल देगा आपको कि आईओडी है, इंटरेस्ट है हमारा 6%, टोटल प्राइस भी दे दी मान लो 10,000, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करना है आईओडी टोटल ड्राइंग लेते हैं 10,000 3,000 6% बस into 1/2 नहीं लिखा ना उसमें। पर हमने नहीं नहीं लिखा। लिखा है। अच्छा, ठीक है, हाँ। बिल्कुल सही। ये पीए का मतलब है 12 महीने का 6% है। अब 12 महीने का बोल नहीं रहा, बोल रहा 6% दे दोगे, ठीक है। तो पीए का इम्पैक्ट है, अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन दिखे नहीं है, अरे आ जाए बुक में तो है, टॉपिक है हमारा, पर वो एग्जाम्स में नहीं आते ऐसे पॉइंट। सही वाला क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अभी इसके ट्राई करो क्वेश्चंस। 43 आयो से इंटरव्यू साउंड है, कोई बात नहीं, अभी तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल में मिलेगा, लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे आपका आईओसी कैलकुलेट होता है। क्यों, आपने बैंक में 31 मार्च लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपने सबमिट करा 1 लाख, और आपको पता है कि साल के एंड में इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या आप बैंक के पास जाके बोल सकते हो लाओ पैसा दो इंटरेस्ट का? बैंक वाले क्या बोलेंगे, एक दिन हुआ नहीं आपने मुझे पैसे दिए और मैं आपको इंटरेस्ट दे दूं? तो आपको कुछ मंथ्स के लिए अपना पैसा किसी को देना पड़ता है, वहां छोड़ना पड़ेगा, तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो स्टार्टिंग में 1 अप्रैल में अगर आप 1 लाख रुपए देते हो बैंक को और 12 महीने बाद जाते हो, तो आप हक से मान सकते हो कि 12 महीने हमने अपने पैसे आपको देते इंटरेस्ट को, इसीलिए हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, अगर हम बड़े रंग में लिए थे 10% बड़े रंग, 12 महीने बाद हमारे ड्राइंग्स प्लस करके वीडियोस हाँ वो पूरा फॉर्मूला करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अब आईओसी कैसे निकाल पाओगे आपको तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो आपको क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा और ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देना, तो आपको ऐसे मान लो ए बी जितने हो ए ले लेते हैं, अंडर ए क्लोजिंग कैपिटल गिवन है इसकी 10 लाख। अब रिवर्स में जाना पड़ेगा ना, ओपनिंग कैपिटल में क्या चीज ऐड थी क्या नहीं थी वो आपको देखना पड़ेगा। प्रॉफिट्स क्या क्लोजिंग कैपिटल में एडेड है? क्लोजिंग कैपिटल में सब हो गया, क्लोजिंग कैपिटल में सब हो चुका है, तो प्रॉफिट बढ़ चुके होंगे, तो आप माइनस कर दो इसमें प्रॉफिट, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा क्वेश्चन पे गिवन होगा। मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट इसको मिला था, ये माइनस होगा। ड्राइंग माइनस हो चुकी होगी, क्लोजिंग में सब हो चुका है, वापस ड्राइंग को आप करोगे ऐड, माइनस में बचा
इसने एडिशनल कैपिटल लगाया था तो क्लोजिंग कैपिटल तो एडिड होगा, अब माइनस माइनस कर दो, माइनस एडिशनल कैपिटल। आईओसी अगर मिल चुका है तो माइनस आईओसी। जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि आईओसी ही कैलकुलेट करो, तो वह कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। आईओसी माइनस हो जाएगा वैसे, राइट। अब मैं आईओसी हटा रहा हूँ, आईओसी ही कैलकुलेट करना है, तो अब कैसे कैलकुलेट होगा? मान लेते हैं ये भी है 1 लाख। तो फिलहाल अभी तक का आप आंसर निकालो, आईओसी अब इससे कैसे कैलकुलेट होता है आपको बताता हूँ। 850 850 8,50,000 ठीक है, आपने आंसर दिया है। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आईओसी ही कैलकुलेट करो। आईओसी इसमें एडेड है पर हम बताएंगे नहीं कितना है। बच्चों यहाँ फोकस करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। यस सर। आईओसी कैसे कैलकुलेट होगा? इसमें आपकी ओपनिंग कैपिटल का कितना परसेंटेज है? आंसर तो इसी से आएगा। ओपनिंग कैपिटल आने वाली है जिसका 100% आंसर इसमें है। आईओसी में माइनस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे आंसर नहीं पता है। आईओसी इंक्लूडेड है इसमें, मुझे पता है माइनस होता ही होता है, तो आईओसी भी तो इसमें एडेड होगा। मान लेते हैं 10% आईओसी है, आईओसी इसमें 10% इंक्लूडेड है, तो इस वैल्यू में टोटल कितना परसेंटेज है? 110, राइट। 100% ओपनिंग कैपिटल है और 10% आईओसी है, जो कि क्वेश्चन में केवल 20% केवल, तो 20% हो जाएगा आईओसी, तो 120 हो जाएगा क्वेश्चन में केवल। तो अब आपको अगर आईओसी कैलकुलेट करना है जो कि है 10%, 8,50,000 डिवाइडेड बाय इसका वेटेज कितना है? 110 से डिवाइड करो, 1% की वैल्यू आ गई ऑन एन एवरेज। आपको 10% की वैल्यू चाहिए ना आईओसी, इनटू 10 कर दो, आईओसी आ गई। आफ्टर डिडक्शन बिफोर वाला यही पॉइंट है, मैनेजर्स कमीशन में भी 11th में भी था बिफोर और आफ्टर वाला पॉइंट। ठीक है, तो आईओसी अब आपको इससे मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट जो बचा था माइनस करना था आईओसी, वो आईओसी भी आपको मिल गया। फाइनली आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। इस ओपनिंग कैपिटल को हम यूज करते हैं आईओसी चाहिए था वैसे वो मिल गया। इनटू 100 करोगे, यहाँ पे 100 लिख दोगे तो 100 की वैल्यू ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू भी डायरेक्टली आ जाएगी। हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल। After 5% of profit after deduction of all expenses including such commission, such commission ये वाला कमीशन, यहाँ पे such IOC सेम ही पॉइंट है, राइट। यहाँ इंक्लूडेड है, आपको बस इतना देखना होता है कि भाई इसमें IOC इंक्लूडेड है। ठीक है लॉजिकल, लर्न कर सकते हो कि आफ्टर बिफोर वाला पॉइंट लेंगे। बिफोर में तो कुछ नहीं करना, परसेंटेज निकाला है 10%, 10/100। आफ्टर बोला हो, आफ्टर आईओसी तो 10/110, 20% आईओसी तो 20/120। मैनेजर कमीशन में भी यही होगा। आफ्टर बोला है इसमें भी, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी ठीक है। आईओसी वाला, आईओसी में यही है पॉइंट्स, बाकी तो बेसिक ही है। ठीक है, आईओसी भी हो गया। और देखते हैं when available profits are less than appropriation, मतलब बंटवारा appropriation ज्यादा कर रहा है और प्रॉफिट है कम, तब क्या होगा? एग्जांपल लेते हैं, आपने बनाया appropriation, जो भी है आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख का आपका नेट प्रॉफिट, तो आप यहाँ प्रॉफिट लिख दोगे बाय नेट प्रॉफिट। अब ए और बी पार्टनर, इधर दो, इधर ध्यान दो, ये दोस्तों को ए और बी। मान लेते हैं इंटरेस्ट कैपिटल आपने कैलकुलेट करा, ए को मिल रहा है 60,000, बी को मिल रहा है 30,000, 30,000 आईओसी। सैलरी भी बताई गई है, सैलरी ए को मिल रही है 40,000। ठीक है, अब आप इन पॉइंट का करते क्या? आप अगर आंख बंद करके काम करोगे तो एप्रोप्रिएशन में आपको पता है 2 आईओसी, ए बी 90, ठीक है, 60 और 30 90, और सैलरी भी मिल रही है 40,000।
सैलरी ओके 1,30,000 हो जाएगा ज़्यादा। हाँ सैलरी 40 बस ये सेट जो लॉस ट्रांसफर करेगा ना, बस बता रहा हूँ आपको अभी देखो इधर ध्यान दो यहाँ पे दिक्कत अब क्या हो गई 1,00,000 प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन बंटवारा कितना 130 आपका पीरियड कब है माने सेकंड हाफ लॉस है सेकंड हाफ लॉस क्या सेकेंड हाफ मतलब कि 8 पीरियड के बाद भाई तो एप्रोप्रिएशन तो ज्यादा है ये कैसे हो सकता है 1,00,000 है 1,30 देना है क्या ये चार्ज है चार्ज थोड़ा ना बोलो जब क्वेश्चन में चार्ज नहीं बोला है तो आप क्यों खर्चा बुक कर रहे हो चार्ज बोलता है तब आपको सारे खर्चों को बुक करना जरूरी है तब तो यहाँ पे होता ही नहीं वो तो पीएनएल में चला जाता है नहीं मैनेज करके चार्ज लिखा होता है राइट जो हमने पहले डिस्कस किया तो ऐसे केस में क्या होता है आपको हमेशा वर्किंग में पहले चेक करना ही पड़ेगा अवेलेबल प्रॉफिट्स कम है एप्रोप्रिएशन ज्यादा है तो अब आप क्या करोगे मान लो इनका रेशियो है इक्वल 1:1 आप क्या करोगे ए और बी को कितना पैसा मिल रहा है नील पावर अरे तुमने सबसे बोला चेक करो अरे नहीं भाई अभी ये नहीं पढ़ी मुझसे कभी भी it does not matter it's like ओके थैंक यू सो मच आपको क्या करना है अब इधर इधर अनेक 1,00,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अब किस रेशो में 1:1 गलत गलत बिल्कुल गलत I mean हाँ वैसे उसमें जितना भी चार्ज जो नीचा 6:4 टू रेशियो ए को क्या क्या मिल रहा है 60 और 41 लाख अच्छा सब ऐड करना और बी को क्या क्या मिल रहा है 30 ओनली 30 जो भी मिल रहा है पहले ऐड करो इसको रेशो बनाओ ये बात ठीक है आपको इसको रेशो क्यों बनाना है इसलिए क्योंकि अगर ये बढ़ता ए को ज्यादा मिलता और बी को कम मिलता है ना तो वो बोल रहा है यार प्रोपोर्शनल अमाउंट ही दो ना फिर मुझे ए बोलेगा मुझे ज्यादा बी को कम मिलना चाहिए अगर आपने इक्वल बांट लिया तो ए के साथ नाइंसाफी हो जाएगी इसीलिए हम फिर ए साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं ऐसी केस में हम किसी को रेशो बनाते हैं कितना होता है 10/3 यस 10:3 में 1,00,000 का ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना 1,00,000 को 10/3 ऐसा करते हैं इस केस में इसलिए बार हर बार आपको क्या करना है पहले वर्किंग में चेक करना है यार अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है ठीक है ओके ये लो ये वाला पॉइंट भी हुआ खत्म बट हमने क्या करना है जैसे ए का क्या हो जाएगा 1,00,000 का कितना मिलेगा 3/10/30 और बी को कितना मिलेगा 1,00,000 का 3/30 है ना 30 तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे गिवन ये क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है तो सर क्या ए को सैलरी कम ही मिलेगी ना ना बस सीधा 1,00,000 बांट देंगे कोई सैलरी या इसी का नाम नहीं होगा सीधा एज कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल और फिर कोई रिन्यूमरेशन पास एडजस्टमेंट एज द नेम सजेस्ट पास्ट में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पास्ट में कुछ गलती हो गई है सैलरी नहीं देनी थी दे दी आईओसी ज्यादा काट लिया आईओडी ज्यादा दे दिया या गलत प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राइट गलत पीएसआर हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो ये जो पास्ट में गलती हुई है आप रेक्टिफाई करोगे अब अकाउंट्स में आपका ऐसा नहीं होता कि उस पेज पे गए बैलेंस शीट में गए या पीएल में गए काट लिया ऐसा नहीं होता है आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी होगी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यही है
ठीक है, बाकी चैप्टर्स में भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पे फोकस करा करो। रीवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज करके आ गए आप, उसमें वो नहीं करना था। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एक एंट्री डालनी थी आप। पार्टनर एक दूसरे के बीच में एडजस्टमेंट करते हैं। रीवैल्यूएशन के वजह से जिसको जितना पैसा मिलना था, जिसके अकाउंट से कट रहा था पैसा, वो आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से कर सकते हो। ए को ज़्यादा मिल गया, बी को कम मिला है तो रिवर्स कर दो, बी को ज़्यादा दे दो उतना ही अमाउंट और ए को कम दे दो, राइट। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। पास एडजस्टमेंट भी वही है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। चलो स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 47। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ेगा। ऑन 31 मार्च 2019 सिर्फ कौन सा क्वेश्चन है? 47 है। फिर सी के लिए 47 क्वेश्चन नंबर 47 पेज नंबर 1.59 निकाल लो। शिवांश और अंश तुम्हारा फीडबैक देना है पेरेंट्स को, तो फीडबैक अच्छे से तुम्हारा जाएगा नहीं, क्या कर सकते तो कहाँ पे कर रहे हो? इलस्ट्रेशन 47। अब यहाँ पे फोकस करना है। अकाउंट्स में दिक्कत ये है, जब क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं और आप क्वेश्चन की एक वर्ड भी छोड़ दो, एक सेंटेंस भी छोड़ दो ना, तो फिर गया वो क्वेश्चन हाथ से। इसीलिए आपका फोकस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, वो एसेट बन जाएगा आपका, वरना लाइबिलिटी, क्योंकि आप सारा टाइम से वेस्ट कर दोगे, टाइम गया, लाइबिलिटी है, फिर गलत चीज पे आप आगे बढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ऑन 31 मार्च 19 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ आशा, निशा, दिशा, ए एंड डी कर देते हैं। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स, मतलब सब कुछ हो गया। क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च की मैंने क्लोजिंग कैपिटल, ये भी हिंट दे दिया उसने आपको, क्लोजिंग कैपिटल की मैंने। आशा, निशा और दिशा। अगर आईओसी कैलकुलेट करना होगा तो क्या मैं कैपिटल यूज कर सकता हूँ? क्यों बताओ? 10% आईओसी अगर गिवन है तो ये इसका 10% अगर निकाल दूं आईओसी आ जाएगा। क्यों? हमें ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी निकालना होता है। इससे पहले वाला जो नोट लिखवाया था वही है, ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट निकलता है आईओसी, क्लोजिंग पे नहीं। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं और क्या किया मैंने। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. ना IOC दिया इसमें, ना IOD काटा, भूल गए, अकाउंटेंट से गलती हो गई, right? The partners were entitled to IOC 10% per annum. Interest on drawing was also to be charged at 10% per annum. अंश और शिवांश, यहाँ फोकस नहीं करोगे नहीं हो सकता है। क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो, सीधे सॉल्यूशन देखते हो। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें मत करो। ओके, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000, 60,000, 30,000। ड्राइंग्स भी दे दीजिए। Right. आगे देखते हैं। The net profit for the year ended 31st March 19 amounted to 1 lakh और PSR है 221। प्रॉफिट ही होगा माइनस करना। नेट प्रॉफिट हमें 1 लाख की बने और क्लोजिंग कैपिटल में क्या ये प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा? क्लोजिंग कैपिटल में ये प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल में सब हो चुका है। क्लोज ही कर दी कैपिटल तो सारे एडजस्टमेंट कर दिए होंगे। ये पीएसआर पे बढ़ गया होगा पूरा इतना। क्यों? क्योंकि ना आईओसी का पॉइंट आपने डाला, ना आईओडी, और कोई खर्चा बता नहीं रहा है, और भी एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं बता रहा, बस आईओडी है, राइट। तो आपको अब इसमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, वो कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। बाकी इजी है, क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो इजी है, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल है।
तुम्हें दिख रहा है ना? ठीक है, सही है। मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा क्या? चलो आ गया हो गया ठीक तो है, बहुत दूर हो जाएगा कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना? ठीक। तो आप पार्टनर्स का अकाउंट बनाओ और फॉर्म हमें, राइट, AND क्रेडिट। ये कौन है? देव खान। ड्राइंग्स में ऐसे कुछ बता नहीं रहा, मंथ्स केवल नहीं है तो फिर आधा 6 महीने सिर्फ शेयर या तो बताता स्टार्टिंग में, कुछ नहीं बताता है, पर नेम हो तो आधा कर देते हैं 6 महीने का। ऑलराइट, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? ये पता है फर्म, ये हम हैं, ये पार्टनर्स हैं। हाँ, और फर्म का ये डेबिट क्रेडिट P&L एप्रोप्रिएशन ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया, सारा वापस ले लो। ठीक है, तो हम करेंगे राउंड प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, राउंड प्रॉफिट 1 लाख पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 2-1 में। हाँ, 2-1 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये कितना होता है? 40-40-20। हाँ ठीक है, तो 40 ले लिया, डेबिट करके पैसा कम होगा अकाउंट में, क्रेडिट करके इंक्रीज होगा। कम हो रहा है, काट रहे हैं पैसा। 40 इससे ले लिया वापस, 40 इससे ले लिया और 20 इससे ले लिया। अब किसके पास पहुंचा? हमारे क्रेडिट में, हमारे पास पैसा पहुंच गया 1 लाख। तो देखो सही डिस्ट्रीब्यूशन तो यही है, पहले पूरा पैसा वापस ले लो, गलत हो गया, उसके बाद करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लो। सबसे इजी पार्ट यही होता है। इसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं कि 10% IOC दे रहा था, 8 दे दिया, तो 2 का एडजस्टमेंट करो, यही तो कंफ्यूजन है। हमने क्या करा? प्रॉफिट सारा ले लिया वापस, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। 1 लाख जो दिया था 2-1 में वापस ले लिया, राइट। अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। IOC देना है, अब IOC के लिए वर्किंग नोट बनेगा, IOC वर्किंग नोट। IOC ओपनिंग कैपिटल से निकलता है, हमारे पास तो क्लोजिंग है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे आप? जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही। क्लोजिंग में आप वो सारी चीजें माइनस कर दो जो ऐड है, हाँ, ड्राइंग्स वगैरह ये सब जो गिवन ही है क्वेश्चन। ठीक है, जो लेस हो गया ऐड कर दो, जो ऐड हो गया उसे लेस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल वगैरह। IOC को इसमें वैसे ओमिट हो गया था, है ही। ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख, 1 लाख 20, 90। ड्राइंग्स यहाँ पे लिखी हुई है 50, 60, 30, इसको ऐड बैक करेंगे। प्रॉफिट एक 40, 20 जो मिल गया, इसे लेस कर दें, इससे आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया 160, 140, 1 लाख। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ चुका है, उसका 10% निकाल लोगे आप, 16,000, 14,000, 10,000। करेक्ट। IOC जो नहीं दिया वो दे दो, क्रेडिट कर दो इनके अकाउंट में। 16, 14, 10, 16,000, 14,000, 10,000 हमने दिया है। इनका क्रेडिट, हमारा डेबिट, हमारे पैसे कटेंगे तभी तो हमने इनको दिया है। कितना पैसा दे दिया है? 20, 30, 40, 40,000 हमने दे दिए पार्टनर्स को, हमारा डेबिट हो गया। P&L एप्रोप्रिएशन में भी आप 2 IOC करते हो, याद है? डेबिट साइड, देखो डेबिट में 40 लिखा हुआ है, वो एप्रोप्रिएशन चल रहा है। फर्म का जो ये है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है, सही है। इंटरेस्ट कौन सा? ये ओपनिंग कैपिटल निकाला, उसका 10% IOC गिवन है। जो इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था बिल्कुल वैसे करेंगे, जब ट्राई कर लेंगे। ठीक है, IOD भी है इसमें। अब IOD तो हम पार्टनर से लेते हैं, राइट। अब ड्राइंग इसी कितनी है? 50,000 स्टार्टिंग, मिड, एंड। IOD आपको क्या करना है? 50,000 10%। मंथ नहीं गिवन है, स्टार्टिंग, मिड, एंड कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे केस में ऑन एन एवरेज 6 महीने का आप इंटरेस्ट पे कर देते हो।
ठीक है, पार्टनर को देना पड़ता है इतना इंटरेस्ट। 6/12 से मल्टीप्लाई करोगे आप ऑन एन एवरेज 6 महीने, जब कुछ लगे कितना बन गया 5000, आधा कर दो 2.5, इसके अकाउंट से 2500 कट गया, इसका 3000 कट गया इसके अकाउंट से, 1500 इसके अकाउंट से कट गया। राइट, टोटल 3 4 7,000 हमें मिल गए। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट है नहीं। आपको क्या करना है, अब देखो समझ लो एक बार कैसे करते हैं। यहाँ टोटल करो आप, जैसे एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट क्रेडिट होता है, बिल्कुल वही है ये। यहाँ पे हो गए 1,07,000, यहाँ 40 है तो आपको बैलेंस करना होगा 1,07,000 माइनस 40 67,000। अब ये प्रॉफिट है जो बच गया है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पार्टनर्स में, किस रेशो में, PSR। तो 67,000 को PSR में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे एप्रोप्रिएशन में करते हैं। पूछना है कुछ? हाँ, प्रॉफिट जो गलत दिया था ना पहले सारे ले लो, इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, आज इसमें पार्टनर्स को देना है, करेक्ट। ऐसे तो देखते हैं हमने क्रेडिट करा, हमारा डेबिट, पार्टनर्स को मिलेगा तो क्रेडिट हो गया, आईओडी के अकाउंट से डेबिट हो घटेगा। ठीक है, प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का क्वेश्चन में, तो हमने 1 लाख बांट दिया बिना आईओसी के, बिना आईओडी के, तो वापस ले लो सारा। तो यही तो प्रॉब्लम है, मैं अलग तरीके से करवा रहा हूँ, तो मैं बुक के पीछे पड़े हो तुम पागल है ना ये जो चैप्टर है इनमें मुश्किल पॉइंट को हटाने का काम करो, जोड़ने का काम मत करो। पास एडजस्टमेंट में ये एडजस्टमेंट ही कर रहे हैं हर पॉइंट में, ये मत करा करो। सबसे इजी यही है, जो गलत बांट दिया पहले सब ले लो वापस और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करो, अपने आवाज आ जाएगा। तो 67 को आप PSR में डिस्ट्रीब्यूट करो। 221 है, कितना है? हाँ 221 है, 67 को एक बार करो फटाफट से बताओ, करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। कितना क्रेडिट है, देखो हमारा डेबिट उनका क्रेडिट 26,8 क्रेडिट 26,8, एक मिनट 26,8 और ये इसका कितना आया 167,000 करो, डिवाइड करो 67 डिवाइडेड बाय 5 करो। हाँ ठीक है, लास्ट 13,400 ठीक है, सही कैलकुलेट करा है ना, गलती मत करना। बस यही लास्ट पॉइंट देख के चले जाए सोहम, यही इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, अगर कैलकुलेशन तुमने सही करी है तो फिर ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल करो, यहाँ टोटल करो, यहाँ टोटल करके लिख दो बस। ये कितना होता है 42,500, यहाँ कितना होता है 42,800 ठीक है। यहाँ बताओ 7,000 और यहाँ बताओ राज, यहाँ पे बताओ 7,000 40 है तो 43 है भाई। 7 किसने बोला, ये बताओ 48 ये 40,800 2,800 की वो पड़ेगी। ये कितना है 21,500 करेंगे इसको जो उधर से निकाल के टोटल सही कर रहे हो या नहीं? सही। अगर सही कर रहे हो तो ठीक। सर पहले में 300 को दे दो आप। अच्छा अब आ जाओ, अब क्या करना होता है सीख लो। अरे ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ हो गया डिस्ट्रीब्यूशन आपने पूरा कर दिया, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से फोकस करते हैं। पहले तो आप ये करो जो ज्यादा है 42,500 42,800 ज्यादा है, क्रेडिट यहाँ क्रेडिट लिख दो, जो ज्यादा है पहले वो लिख दो। अब डिफरेंस लिखो, कितना है 300। एंड के लिए देख लो 43 ज्यादा है तो डेबिट कर दो, डिफरेंस 2,000। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट ज्यादा है, कितना 1,900 ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं
डेबिट है सिर्फ एंड कैपिटल अकाउंट, एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। एन पे कितना अमाउंट है 2200, सर एम पार्ट में जा रहा है ए 300 और 19 हो गया डी, टोटल 2200 एंड ए डी। बिल्कुल सही है, आएगा समझ में। पास एडजस्टमेंट इस तरीके से बनता है इजी, कितने मार्क्स का है? 4 नंबर आ जाता है। मतलब पहले गलत को ले लो। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वापस ले लो, उसके बाद नॉर्मल करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, सारे पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में इजी बन जाएगा। आप बुक की तरीके से करोगे, बुक ने देखो हर बार चेंज किया है, हर बार अलग अलग तरीके से करता है, ये क्यों कर रहा है? ये अभी एक गारंटी बचा, पहले करो क्वेश्चन। पास एडजस्टमेंट में एक पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आंसर सही आता है पर आपको लगता है गलत हो गया। कोई बात नहीं, क्या हो गया सर ले आओ ना शीट। अरे अभी यहाँ नहीं है, तुम यहाँ ध्यान दो। सुनो, देखो आपने अभी आंसर निकाला पास एडजस्टमेंट में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए जी। सुनो, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होता, पर आपका आंसर सही है, हमें लगता है कि आंसर गलत है। उसमें देखो क्या होगा, जैसे ये क्या था, एन कैपिटल अकाउंट था, एन कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं, ठीक है। ए कैपिटल अकाउंट और टैक्स 10,000, ये है टाइप डी कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं 20,000। देखो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा हमने गलत आंसर निकाला है, जबकि आपका आंसर बिल्कुल सही है, 50 और यहाँ पे 30 बन रहा है, एंट्री तो गलत है। तो अब इसमें क्या होता है, एक पॉइंट वो डाल देता है कि आपको 20,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। देखो बहुत सॉलिड पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इसको समझो। वो बोलेगा ट्रांसफर करना है 20,000, 30,000 रुपए आपको, इसको छोड़ो बेटा, यहाँ ध्यान दो, गिर जाएगा 50, 30, 20,000 का डिफरेंस आएगा। ये आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, यहाँ पे हो जाएगा जनरल रिजर्व। अब एडजस्टमेंट टेबल में कैसे शो होगा, कुछ भी नहीं करना है आपको, फॉर्म वाला जो है, जैसे फॉर्म वाला बताते हो ना, ठीक है, दिख रहा है ये वाला, ये कैम में आ रहा है ये। जब फॉर्म वाला आप बनाते हो ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, डेबिट और क्रेडिट जो होगा सिंपल, ये 30,000 रुपए 20,000 रुपए जनरल रिजर्व के आप यहाँ पे शो कर दोगे और कुछ नहीं करोगे। मतलब जितना भी कमाया उसमें से 20,000 डेबिट हो गया, बट पार्टनर्स को नहीं मिला है क्योंकि ये पैसा अलग से रखा हुआ है, तो पार्टनर्स के क्रेडिट डेबिट कुछ नहीं करोगे, सिर्फ यहीं पे करना है इसका ट्रीटमेंट, आगे बढ़ जाओगे। इस एंट्री पे क्यों आया? यहाँ पे क्योंकि जनरल रिजर्व क्रिएट करा हमने, क्रेडिट करना पास है, एडजस्टमेंट में, पास एडजस्टमेंट में बोलेगा, अगर एडजस्टमेंट बोलेगा लेवल पे करना है, अगर बोलेगा तभी तभी करना है। जब भी जनरल रिजर्व का पॉइंट आए, फॉर्म में डेबिट कर देना है 20 और कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। पार्टनर्स में कुछ नहीं हो, क्योंकि जनरल रिजर्व पार्टनर को नहीं मिल रहा है, वो अलग से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे इस बार एग्जाम में था, हमारे पास क्रिएट हो जाता है। इस बार के एग्जाम में ऐसा पॉइंट था, इस बार प्री बोर्ड 1 में, तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। प्री बोर्ड 1 का ये वाला क्वेश्चन था, पॉइंट समझ आ गया ना क्या ट्रीटमेंट है, अनुष्का क्लियर है ना? ठीक, चलो ये हो गया। अब चलते हैं गारंटी। गारंटी गारंटी सबसे आसान टॉपिक गारंटी है। अब इसमें क्या होने वाला है, जैसे मान लो ए बी सी पार्टनर्स है, राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फोकस करो बिल्कुल ध्यान। देखो आप और आपके सक्सेस के बीच में जो एक पॉइंट आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपका फोकस नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ बस सुनना है आपने, और कुछ नहीं करना। आपने फोकस हटाया, 2 बातें मिस हो गई, हो गया वो पॉइंट, ठीक है। फोकस ए बी सी पार्टनर्स है, सी, अरे अनुष्का को पढ़ने दे यार तू कम से कम, सी
बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, मेरे को काम नहीं करना, मुझे नहीं लगता ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, राइट। तो ये दोनों मिलकर इससे बोल रहे हैं कि भाई दिक्कत क्या है हमें बताओ। ये बोल रहा है अगर मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं मिनिमम तो मैं रुकने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1 लाख का प्रॉफिट भी मुझे होगा। तो ये दोनों इसको गारंटी दे रहे हैं कि यार अगर 1 लाख से कम होगा, मान लेते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 40 हम तीनों को मिल रहा है, तो 60 हम देंगे, तुम 1 लाख हम कर देंगे, चाहे जेब से देना पड़े, ठीक है। तो गारंटी दे दी इन दोनों ने इसको। जब सारे पार्टनर्स किसी एक को या दो को गारंटी देते हैं तो ये हो गया गारंटी बाय फर्म का केस, पूरी फर्म ने गारंटी दी है। इसी सिनेरियो में मान लेते हैं बी बोल रहा है भैया जाओ हमें फर्क नहीं पड़ता है, पर ए को पता है ये फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है, बंदा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये हमारे काम आएगा फ्यूचर में, आज नहीं आ रहा तो कल आएगा। तो इसने इसको पर्सनल गारंटी दे दी कि अगर कम पड़ेगा पैसा तो मैं खुद दूंगा, बी नहीं देगा। तो ये हो गया गारंटी बाय पार्टनर का केस। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कौन गारंटी दे रहे हैं। दोनों पार्टनर तो गारंटी बाय फर्म, राइट। बाकी सारे पार्टनर्स जब गारंटी दे तो गारंटी बाय फर्म, इंडिविजुअल पार्टनर दे तो गारंटी बाय पार्टनर। बहुत इजी होने वाला है ये। पीएनएल एप्लीकेशन बनाते हैं, दोनों पॉइंट एक ही क्वेश्चन से कवर कर लेंगे, फिर इसका वैसा वर्सा भी होता है, एक ही पॉइंट होकर के चैप्टर खत्म कर देंगे। हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा और द ईयर जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। अगर आप आज जान रहे हैं कि यार मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। हर सब्जेक्ट में सैंपल पेपर्स करो, करते जाओ, आंख बंद करके करते रहो। मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, चलो बुक पे चलते हैं। एक बार बुक पे पहुंच गए ना, बुक छोड़ने पाओगे। वही बच्चे आगे दिक्कत में पड़ते हैं जो बुक के पीछे पड़े ही रहते हैं। सैंपल पेपर करना है आपने बस, हर सब्जेक्ट में। रिपोर्ट 2 तक अगर आपने कर लिए सैंपल पेपर्स तो आपको समझ आ जाएगा यार ये तो सारे क्वेश्चन सैंपल पेपर के ही होते हैं। मैं तो पूरी जिंदगी, स्कूल की जिंदगी में टॉप ही करता अगर पहले से पता होता था, क्योंकि मुझे भी ये फील हुआ था अपने टाइम पे, राइट। आपको भी फील हो सकता है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं वो सैंपल पेपर के टाइप के ही होते हैं, कोई अनोखे क्वेश्चन थोड़ा आते हैं कहीं से। सैंपल पेपर्स पे पूरा फोकस करो, बोर्ड्स में टॉप करोगे आप। चलो, अब केस है कि प्रॉफिट हमने कमाया 10 लाख, बाय पीएनएल 10 लाख मैंने लिख दिया। अब तो ये एप्रोप्रिएशन पुराना ही पॉइंट है, हमें आता है। क्वेश्चन बोलेगा आईओसी दे दो, लो भी दे दो। ए बी, इसको 10,000 दे दिया, इसको 10 दे दिया, 20,000, ठीक है। इसको 1 लाख कर लो, बहुत बड़ा अमाउंट क्या करना, 1 लाख। सैलरी दे दो, बी को दे दो सैलरी 20,000, ठीक है। आईआईटी होगा तो क्रेडिट हो जाता है, तो हमें पता ही है। तो सिंपल आप डिस्ट्रीब्यूशन करो पीएसआर, सिंपल, और कुछ नहीं करो। 1 लाख, 1 लाख। अब आपको पता है कि ये 40 है तो 60 ही बच गया है ना। तो फिलहाल हमने 2 ही पार्टनर रखे हुए हैं। ए बी को गारंटी देता है कि कितनी गारंटी है अभी देखते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, आप क्या करते हो 60,000 को इक्वली बांट देते हो, ठीक है। ए 30,000 लिख देना और जगह छोड़ना अच्छे से, बी को लिख देना 30। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि बी को गारंटी 40,000 की दी थी, बी को गारंटी 40,000 की दी थी, राइट। तो एक काम करते हैं, सी भी लिख देते हैं, क्योंकि अब इसी में फिर दोनों केस करवा देंगे। इसको सी कर दो, इसको भी 10 दे दो यार, इसको 30 कर दो, बाकी सी को और कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ए बी सी कर देते हैं अभी आप। तो कितना हो गया ये, या इसको 5-5 कर दो, 20 ही रखो। 20 60 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ए बी सी 20,000, 20,000, 20,000। ए ने गारंटी दी सी को कि 30,000 आपको मिलेंगे इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे 10 प्लस कर दो और माइनस कर दो, इसके 30 हो गए, उसके 10 हो और गए, यहाँ माइनस कर दो, इसके 10 हो गए। बी ने गारंटी नहीं दी थी, उसको 20 ही मिले, हो गया सॉल्व।
हाँ लॉस वाला केस भी करेंगे अभी। हाँ गारंटी वाले को तो पैसा मिलेगा ही अभी और लॉस हो जाएगा, करेंगे वो क्वेश्चन नहीं करते। ये एक सिंपल केस हो गया। इसी केस में अगर गारंटी बाय फर्म होता तो वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ए को 20, बी को भी 20 और सी को 30। जगह छोड़ के आपको करना है क्योंकि यहाँ एडजस्टमेंट होती है। पहले सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ए और बी ने सी को गारंटी दी है 30,000 की, ये मान लेते हैं, राइट। ए बी सी अगर इक्वल ईयर का तो कोई नहीं, इक्वल कर सकते। ए और बी गारंटी दे रहे हैं तो आप इसका एक ब्रैकेट बना देना, इसको छुपा देना। अब जो इनका रेशियो बन रहा है, इस रेशियो में ये 10,000 देंगे किसको? सी को। ए कितना देगा? 10 का, इसको रेशियो बनाना है 1/2। 1/3 मत कर देना जो कि हम हर बार करते हैं। पीएसआर की 1/1 है, आपको बस इस पे फोकस करना है। सी का इसमें कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। अगर 1:2:1 होता तो 1/3 2/3, राइट। जो जिस पॉइंट में जिसका फोकस है वही इंक्लूडेड रहेगा, जिसका है ही नहीं उसको छोड़ दो, सही है। उसी तरीके से बी कितना देगा? फिलहाल हमारा 1/1 ही है, आधा आधा ये दोनों देने वाले हैं। डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं बच्चे, यहाँ गलती करते हैं, ठीक है। तो 5,000 ए देगा और 5,000 बी देगा और सी का हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका 30 और इनका 5 माइनस 15 और 15। ये गारंटी बाय फर्म हो गया। हाँ वो लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है यही वर्ड यूज करें, सिंपल माइनस कर दोगे चल जाएगा। सही है, क्लियर। ये दोनों हमारे केस हैं। तो हमें क्या करना है? अंश ए गारंटी दे तो गारंटी बाय पार्टनर है, दोनों मिलके गारंटी दे तो गारंटी बाय फर्म। बस फर्म में हमें ये देखना है कि अब 10,000 सी को देंगे तो ये दोनों देंगे, अपने रेशियो में देंगे। यहाँ पे 1/2 होगा, 3 नहीं, सी थोड़ा इंक्लूडेड है गारंटी देने में, गारंटी देने वाले ही है, बस इसे फोकस करना है। दोनों के रेशियोज लेंगे, उन्हीं के रेशियो डन। ये हो गया हमारा गारंटी बाय पार्टनर और फर्म वाला हो गया। अब चलते हैं हम लॉस की तरफ। लॉस का केस बनाते हैं। गारंटी इजी है, इतना कोई एफर्ट नहीं है। पास एडजस्टमेंट जैसे मैंने अभी सिखाया उस तरीके से वो भी इजी हो जाता है, वो भी मुश्किल नहीं है। बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड। अब हम ले रहे हैं लॉस का केस। देखो लॉस है तो डेबिट हो जाएगा टू P&L, 1 लाख का लॉस ले लेंगे, ठीक है। पार्टनर है ABC, इक्वल पार्टनर्स ले लेते हैं, ठीक है। अब लॉस हो गया हमें, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं करने के। पहले लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर जिस पार्टनर को गारंटी मिला है उसके लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, उससे इजी है। स्टार्टिंग से प्रॉफिट में रखो। ABC पार्टनर है, सी को गारंटी दी गई है कि 1 लाख का तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। केस समझ आ रहा है? सी को कितना? सी को 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी दे दी फर्म ने। लॉस ही 1 लाख, पर लॉस ही 1 लाख का है, बताओ। हाँ फर्म का ही है, हाँ पार्टनर फर्म वाला उस दोनों में देख लिया था, ये फर्म से ही कर लेते हैं। इससे भी सेम है ना पार्टनर फर्म से? हाँ पर कुछ वे हम फर्म का लेके चलते हैं फिलहाल। 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा सी को, तो सी को प्रॉफिट में रखो ना, क्रेडिट कर दो 1 लाख से। अभी तो हमने किसी पार्टनर का नाम लिखा ही नहीं है, तो सी को आप क्रेडिट ही कर दो टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख मिल गया। क्रेडिट करते ही उसके अकाउंट में पैसा पहुंच गया, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है जर्नल एंट्री में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जर्नल एंट्री में देखो क्रेडिट हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ। 1 लाख रुपए मिल गए। अब टोटल लॉस कितना हो गया? 2 लाख। ये कौन उठाएगा? ये ए बी, ए और बी, बिल्कुल सही। सी बोलेगा लॉस में 1 रुपए में मेरा लॉस ए और बी के अकाउंट में ही जाने वाला है। जब टोटल लॉस 2 लाख का है और रेशियो हमारा 1:1 ABC, तो अभी ये 2 लाख का कंट्रीब्यूशन ABC में है या AB में? तो AB का बॉक्स बना लेना, 1/2 बिल्कुल सही। 1/3 नहीं, 1 लाख
देखो यहाँ पे वही पॉइंट है कि जब इसका फोकस 2 पे है तो इनका रेशो ही होना चाहिए, 1/3 नहीं होना चाहिए। ये वही पॉइंट आ गया, हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये लॉस का केस बन गया हमारा। लॉस ट्रांसफर टू हम कैपिटल अकाउंट में बेचते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। सर वो जो लॉस लिखा है आपने डिविजिबल लॉस लिख सकते हैं? देख सकते हैं ऐसा अब तो भी कंपनी के लिए आपका फायदा सही है। लॉस डन। लास्ट पॉइंट एक छोटा सा पॉइंट रहता है जिसमें रिवर्स मोड में चलेंगे हम, फटाफट से करते हैं, जब खत्म हो जाएगा। देखो बड़ा सही पॉइंट है बाय पीएनएल मान लेते हैं 1 लाख का प्रॉफिट है, पार्टनर एबीसी है, सी ने गारंटी दी इस बार फर्म को कि मैं कमा के दूंगा, कितना वो अमाउंट क्वेश्चन में बता देंगे। वो कमाएगा मान लेते हैं 50,000, उसने गारंटी दे रखी है, बट उसने कमाया 25,000, तो अब 25 किससे लेंगे? उसके कैपिटल से काट लेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। 25,000 देखो कट गए, हमने बिजनेस से कमाया 1 लाख, पार्टनर से कमाया 25,000, बस अब प्रॉफिट ये हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन जो दूसरा 25,000 वो उसमें इंक्लूडेड होगा जब उसने कमाया है, जो नहीं कमाया बस वो लिखना है। प्रॉफिट्स आपके पास है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे, एक बार ट्राई करना। एक कोई सरबजीत करके क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, ट्राई करना ये वाला।